Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 3 of English subject of Standard 8. And the second part is about some of the question and answers of the story. Which story? Unit 3 story ग्लिम्सिस ऑफ द पास्ट। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखेंगे यूनिट 3 के। ओके, तो पहले कॉम्प्रीहेंशन चेक देख लेते हैं। तो उसमें क्या है? पहला है लुक एट पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज द सिंगर? हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? तो अब क्या कह रहे हैं कि अपने नोट टेक्स्ट बुक खोलो पहले सभी बच्चों, और फिर टेक्स्ट बुक में पहला जो पिक्चर है उसको देखो, और आप को कुछ हिंदी का ओरिजिनल सॉन्ग याद आ रहा है पहली जो ओपनिंग लाइन्स है उसमें से? तो पहली ओपनिंग लाइन क्या है वो देखो। तो टेक्स्ट बुक खोल ली बच्चों सभी ने? तो उसमें पहला पिक्चर है, उसमें सभी देखो ओपनिंग लाइन्स क्या है। तो के है ए मेरे भाइयों वतन के लोगों। तो उसमें से कौन सी सॉन्ग आपको याद आती है? सिंगर कौन है और बाकी कौन दिखाई दे रहा है पिक्चर में? तो आंसर क्या है? द ओरिजिनल सॉन्ग इज ए मेरे वतन के लोगों। द सिंगर इज लता मंगेशकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी आर ऑल्सो सीन इन द पिक्चर। तो पहले ही इस चैप्टर के पहले पेज पे जो लाइन है उस पे से ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा है? ए मेरे वतन के लोगों, ये सॉन्ग है ना। तो ये है सॉन्ग, और उसकी सिंगर कौन है? लता मंगेशकर। और पहले पिक्चर में ये सारे जितने नाम हैं वो सारे अपने को दिखाई दे रहे हैं, है ना? अच्छे से ये पढ़ो और देखते जाओ क्या सब दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरे पेज पे जाओ तो उस पे क्या है कि इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वॉरर। तो पिक्चर टू में आपको कंपनी के सुपीरियर वेपन्स यानी बेहतर हथियार, उस पे से क्या समझ में आता है? तो आंसर है द कंपनी सुपीरियर वेपन्स मीन्स ऑल देयर वेट्स स्ट्रेंथ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कंपनी के बेहतर हथियार उसका मतलब है कि सारे उनकी जो ट्रिक्स थी, उनकी चालें थी, उनका पावर था, उनकी नीति नियम रूल्स रेगुलेशन थे, उन पे से कह रहे हैं। थर्ड वन, हु इज एन आर्टिशन? व्हाट डू यू थिंक द आर्टिशन सफर्ड? पिक्चर 3। तो पिक्चर 3 में देखो अब। तो अब क्या कह रहे हैं कि आर्टिशियन कौन होता है? आपको क्या लगता है कि आर्टिशियन ने कैसे सफ़र किया होगा? उनको क्या क्या मुश्किलें पड़ी होगी? तो आंसर, एन आर्टिशियन इज अ स्किल्ड मैनुअल वर्कर हु क्राफ्ट्स आइटम दैट मे बी फंक्शनल और स्ट्रिक्टली डेकोरेटिव। तो आर्टिशियन कौन होता है? वो अपने क्या कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं ना, वो होता है जो चीज़ों को बनाता है अपने आप से और फिर उनको ही अच्छे से डेकोरेट कर देता है। द आर्टिशियन सफर्ड बिकॉज द ब्रिटिश वेर एक्सट्रैक्टिंग वेरी हाई टैक्सेस फ्रॉम देम विच ruined them इकोनॉमिकली। तो अब क्या कह रहे हैं कि आर्टिशियंस थे उन लोगों ने कैसे सफ़र किया था? क्योंकि अंग्रेज़ उनके पास से बहुत ज़्यादा कर ले रहे थे जो उनको इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से बर्बाद कर रही थी। Moreover, machine manufactured goods imported from Britain were sold extensively, which ruined the business of artisans' homemade goods। और उसके उपरांत जो भी मशीन बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए आ रही थी ब्रिटेन से, वो बहुत ही ज़्यादा भाव में वो लोग बेच रहे थे, जिसके कारण आर्टिशियंस हाथ से सामान बना रहे थे और उनका बिजनेस ठप हो रहा था। क्वेश्चन 4,
तो क्वेश्चन 4 क्या है? विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द ब्रिटिश ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट? तो आपके मुताबिक कौन सा पिक्चर ऐसा है जो रिवोल्ट में विद्रोह में आग लगाई थी, उसमें पहली झलक आपको कौन से पिक्चर से दिखाई दे रही है? द आंसर पिक्चर 7 द स्पार्क्स रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ द रिवोल्ट, यानी पिक्चर 7 जो पेज नंबर 42 पे है उसका नाम द स्पार्क्स है। वो विद्रोह की पहली जो आग लगी थी उसके बारे में दर्शाती है। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जो राजकुमार थे वो सारे दूरदृष्टि वाले थे? इन 1757 की घटना में उनका अप्रोच थोड़ा ही था, बहुत दूर तक सोचने वाला देखने वाला नहीं था। आंसर यस, द इंडियन princes were short-sighted in their approach to the events of 1757. तो आंसर है हाँ, तो भारतीय जो राजकुमार थे वो सारे अपनी सोच में बहुत दूर तक नहीं सोच पा रहे थे 1757 की घटना में। अब क्वेश्चन 2, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? तो क्या कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन लोगों ने क्या किया था कि भारतीय जो भी प्रिंसेस थे उन लोगों को सबड्यू यानी कि बर्बाद कैसे वश में कैसे कर रहे थे? आंसर द इंडियन प्रिंसेस वेर कॉन्स्टेंटली एट वार विथ ईच अदर, दे कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स टू हेल्प देम इन देयर फाइट्स। तो क्या कह रहे हैं कि जो भारतीय राजकुमार थे वो लगातार एक दूसरे के साथ लड़ाई जंग करने में छिड़े हुए थे, बिजी थे वो लोग, और उन लोगों ने अंग्रेज व्यापारियों को बुलाया था उनकी मदद करने में लड़ाई में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, प्रजा में इसके कारण शांति नहीं मिल रही थी, सुख शांति। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो इसके कारण जो भी सारे उनके प्रतिनिधित्व थे राइवलरीज, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की मदद से वो लोग क्या कर रहे थे, सारे जो भारतीय राजकुमार थे उनको एक के बाद एक वश में कर रहे थे अपने अंदर। Quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principle. तो अब राम मोहन रॉय ने क्या कहा था? हर एक धर्म के बारे में जो प्रिंसिपल्स वो सिखाते हैं अपने को, उसके बारे में क्या कहा था? आंसर According to Ram Mohan Roy, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. तो राम मोहन रॉय के मुताबिक हर गाय का रंग अलग होता है, पर वो जो दूध देती है उसका रंग एक जैसा ही होता है। उसी तरह हर एक शिक्षक की राय अलग होती है, पर उन सब का सार धर्म के लिए एक ही होता है। क्वेश्चन 4, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? तो ब्रिटिश ऑफिसरों ने भारतीयों को कैसे बर्बाद किया था? आंसर द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन मेनी वेज। तो उन लोगों ने बहुत सारी तरीकों से बर्बाद किया था। कैसे? They imposed heavy taxes on Indian farmers and reduced import duties on goods manufactured in England and imported to India. Even they cut the thumbs of expert artisans. तो उन लोगों ने क्या किया था कि भारतीय किसानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर लगा दिया था, भारी भारी, और वो जो इंग्लैंड से माल सामान बन के आ रहा था उन पे उन लोगों ने आयात शुल्क इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दिया था और वो भारत में मंगवा रहे थे। और जो भी एक्सपर्ट आर्टिशन शिल्पकार थे उन लोगों के अंगूठे कटवा दिए थे, उन लोगों ने काट डाले थे। क्वेश्चन 5,
नेम दिस पीपल, सब इंसानों के नाम देने हैं। तो पहला, द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। तो ये कौन था जो बैटल में खड़ा हुआ था और फिर ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ और मर गया था? तो फर्स्ट वन आंसर है कुंवर सिंह। तो पहले में क्या आएगा? कुंवर सिंह, इसका आंसर है कुंवर सिंह। फिर सेकेंड, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वो इंसान जो सोसाइटी को बदलना चाहता था, वो कौन था? राम मोहन रॉय। तो कौन था बच्चों? राम मोहन रॉय था, वो सोसाइटी को बदलना चाहता था। अब थर्ड वन, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वो इंसान जिसने सुझाव दिया था कि अपने इंडिया में जो शिक्षा हो उसमें अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। तो वो कौन था? मैकॉले। ओके, थर्ड का आएगा मैकॉले। फोर्थ वन, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट, चॉइसेस में वेरी। तो वो दो लोकप्रिय नेता जो जिसने विद्रोह चालू किया था, वो कौन थे? तो आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे थे। तो मैं किसका नाम दे रही हूँ? मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद एंड पेशवा नाना साहेब, इन लोगों ने विद्रोह चालू किया था। पर बाकी भी बहुत सारे थे, आपको दूसरे नाम आए तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 क्या है? मेंशन द फॉलोइंग। तो नीचे दिए हुए को मेंशन करना है, जो भी बताए वो। पहला, टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देयर। तो दो एग्जाम्पल, उदाहरण देने हैं जो सामाजिक प्रैक्टिसेस थे वो हो रहे थे। तो कौन सी हो रही थी? अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, अछूत और बाल विवाह। दूसरा क्या है? टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों की दो ऐसी ऑप्रेसिव पॉलिसीज, नीति बतानी है। ओके, तो ऑप्रेसिव यानी क्या होता है? जुल्म कर रहे थे वैसी नीति बतानी है। तो अंग्रेज कैसी कैसी नीति कर रहे थे? British decided to do away with import duty on goods manufactured in England. This severely affected Indian industry. तो अंग्रेजों ने क्या निर्णय लिया था कि जो भी इंग्लैंड से माल सामान बन के आ रहे थे उन पे आयात शुल्क नहीं लगाएंगे। तो इसके कारण भारतीय जो इंडस्ट्रीज थी वो सब को बहुत बुरी तरह नुकसान हो रहे थे। In 1818, they passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. तो 1818 में उन लोगों ने रेगुलेशन 3 पास किया था। इसके अंदर कोई भी भारतीय कोर्ट में परीक्षण किए बिना जेल भेजा जाएगा। नंबर 3, टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर। दो ऐसे तरीके जिसके कारण सामान्य इंसान थे वो सफ़र कर रहे थे। तो आंसर, दे लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड, उन लोगों ने अपनी पुरानी नौकरी और जमीन थी वो खो डाली थी। दूसरा, दे वेर बीइंग कन्वर्टेड बाय द ब्रिटिश, वो अंग्रेजों द्वारा कन्वर्ट किए जा रहे थे अपने धर्म से दूसरे धर्म में। अब फोर्थ वन, तो फोर्थ क्या है? 4 reasons for the discontent that led to 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी क्या कह रहे हैं कि 4 ऐसे कारण दो जिसके कारण 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें असंतुष्टता जागृत हो रही थी। तो आंसर है 4 reasons for the discontent that led to the 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वेर। 4 वैसे कारण क्या थे? पहला, इंडियंस हैड बिकेम स्लेव्स इन देयर ओन कंट्री, भारतीय अपने खुद के ही देश में गुलाम बन गए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? भारतीय इंडस्ट्रियों का नाश कर दिया था। There was huge difference in the treatment of Englishmen and Indians.
तो जो भी ट्रीटमेंट दे रहे थे उसमें अंग्रेज़ों और भारतीयों को जो ट्रीटमेंट दे रहे थे उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया था. The use of the grease on bullet was spoiling the customs of Indian as it was made of the fat of the cows and pigs. तो अब क्या कह रहे हैं कि जो भी गोली थी उन पे ग्रीस लगाया जा रहा था वो भारतीय के संस्कृति के विरुद्ध जा रहा था. तो कैसे कि उन पे चर्बी लगाई हुई थी गायों की और सुअरों की. राइट. अब वर्किंग विद द क्या है विद द लैंग्वेज. तो आपको क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो आपको नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को किस में कन्वर्ट करना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. ओके. तो पहला क्या है कि फर्स्ट मैन वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स. तो पहला क्या कह रहा है कि अपने को अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए. तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, द फर्स्ट मैन एजुकेटेड वाला. तो द फर्स्ट मैन सेड दैट दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स. तो पहले में क्या आएगा कि पहला इंसान ऐसे कह रहा था कि अपने को उन लोगों को उनके भाइयों को शिक्षित करना चाहिए. तो स्पीच इनडायरेक्ट हो गई ना. पहले वो डायरेक्ट कह रहा था, फिर कैसे कहा कि इनडायरेक्टली. फिर सेकेंड क्या कह रहा था, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन. यानी वो क्या कह रहे हैं अब कि दूसरा कह रहा है कि उनकी अपने को भौतिक स्थिति भी सुधारनी चाहिए. तो कैसे चेंज करेंगे, द सेकेंड मैन एडेड दैट दे मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस. और थर्ड मैन सजेस्टेड दैट they must convey their grievances to the British Parliament. तो यहाँ पे जो भी लाइन की है वो आपको लिखना है. ओके. पहले में क्या आएगा, they must educate their brothers. दूसरे में they must try to improve their material conditions. थर्ड में पहले सेंटेंस का ही है और थर्ड में they must convey their grievances to the British Parliament. तो ऐसे तीनों स्टेटमेंट आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे. अब दूसरा, तो दूसरा क्या है, दूसरा है फर्स्ट सोल्जर द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशंस एंड सर्वेंट्स. सेकेंड सोल्जर वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन. और थर्ड हु आर द ब्रिटिश टू एबॉलिश अवर कस्टम्स. तो ये तीनों ऐसे बात कर रहे हैं. तो पहला कह रहा है कि अंग्रेज सिपाही को तो बहुत बड़ी पगार मिलते हैं और मेंशंस मिलते हैं और सर्वेंट्स भी मिलते हैं, नौकरों भी मिलते हैं. दूसरा कह रहा है अपने को तो दान ही मिलता है और बहुत ही कम प्रमोशन मिलता है. और तीसरा कह रहा है कि वो लोग कौन होते हैं, अपने कस्टम संस्कृति को छुड़वाने वाले. तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट में, द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट द वाइट सोल्जर्स गॉट ह्यूज पे मेंशंस एंड सर्वेंट्स. ऐसे. फिर सेकेंड सोल्जर रिमार्क्ड दैट दे गॉट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस. थर्ड सोल्जर आस्क्ड हु आर द ब्रिटिश वेयर टू एबॉलिश देयर कस्टम्स. तो ऐसे ऐसे आएगा. तो सेकेंड में white soldiers got huge pay, mentions and servant. They got a pittance and slow promotion. Who the British were to abolish their customs. तो ऐसे आएगा. ओके. तो बच्चों क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझ में आ गए. ओके. तो अब आप सबको क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है. ओके. वंदे मातरम.